संस्कारों की बात ना करें। रूपा अपने सास से बोली, माँ जी, आज खाने में क्या बनाना है? माला जी बोली, पूछ तो ऐसे रही है जैसे रोज हमसे ही पूछकर बनाती आई है। रूपा ने कहा, पापा जी मंडी जाते हैं और मंडी से एक साथ कई सब्जी लाते हैं, तो हमेशा पूछ कर ही बनाती आई हूँ। जब आप लेती हैं तो एक ही लेती हैं, उसमें भला क्या पूछना? माला जी, देखो जबान कैसे चल रही है, जबान तो कैंची जैसी हो गई है इसकी। देखो तो जवाब देती है, हर वक्त चलती रहती है। जैसे संस्कार दिए हैं मायके वालों ने वैसे ही तो दिखाएगी यहाँ। ना खाना बनाना आता है, ना घर के काम, बस बहस करवा लो महारानी पे। रूपा बोली, माँ जी, आप मेरे संस्कार की बात ना करें, मुझे भी आपसे बहस नहीं करनी। बताना हो तो बताइए, नहीं तो और भी काम है मेरे पास। बच्चे आते होंगे स्कूल से। रूपा इतना कहकर रसोई घर में चली गई। यह रूपा के ससुराल में रोज होता है। उसके और मनोज के विवाह को इतने साल पूरे हो चुके हैं, 10 साल तक चूं भी नहीं किया रूपा ने। बस सुबह से शाम तक सास ससुर देवर ननद पति और बच्चों की खातिरदारी में लगी रहती है। देवर का अभी पिछले साल ही विवाह हुआ। देवरानी जी तो आने के 1 साल में ही हिस्सा समेट कर देवर के साथ अलग रहने चली गईं। उसमें भी सास को रूपा ही बुरी लगती है। माला जी कहती हैं, छोटी बहू ज्यादा पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है, वहां इसलिए चली गई घर से। कभी उसकी बुराई नहीं की, क्योंकि वह दहेज में रूपा से दुगने पैसे लेकर आई थी। ऊपर से उसके पिता बड़े भाई छोटे भाई सब सरकारी ओहदे पर हैं। आते हैं तो खूब सम्मान देकर जाते हैं माला जी को। माला जी की जबान बंद करने के लिए काफी होता है। और जाते हैं तो कहते हैं, माला जी, हमारी बेटी नाजुक है, इससे घर का काम नहीं होता है, कहो तो हम लगवा दें नौकरानी। खूब जवाब देती छोटी बहू। मजाल है उसको एक भी सुनाई हो खरी खोटी आज तक माला जी ने, क्योंकि सामान पैसे के लिए सब कुछ सुनने और सहने को तैयार थी माला जी। दूसरी तरफ बेचारी रूपा, गरीब परिवार से, पिताजी किसान, भाई एक भाई, वह भी मानसिक रूप से ठीक नहीं था। इस वजह से बेचारी को हमेशा ताने सुनने पड़ते थे। जब ब्याह करके आई थी तो मनोज ने साफ कह दिया, मेरे छोटे भाई बहन तुम्हारे बच्चे जैसे हैं, इनके विवाह तक सारी जिम्मेदारियां तुम्हें निभानी हैं। रूपा भी मनोज की बातों पर खरी उतरी। अपने बच्चों से ज्यादा प्यार दिया उसने देवर और ननद को। बच्चे भी उसके विवाह के 7 साल बाद हुए, क्योंकि मनोज को लगता था कि मेरे भाई बहन की तरफ रूपा का ध्यान कम न हो जाए। तो मनोज रूपा को बहुत प्यार करता था। उसी प्यार के सहारे वह माला जी की कड़वी बातों को शहद की तरह घोल कर पी लेती थी। 1 साल पहले ननद रानी भी घर से विदा हो गईं। अब रूपा जवाब देने लगी थी। अब वह भी अपने शरीर मस्तिष्क को आराम देना चाहती थी। हर वक्त कितना सहे। रूपा ने एक बात समझ ली थी, आप जितना जुल्म सहोगे लोग उतना ही आप पर जुल्म करेंगे। जिस दिन आपने आवाज उठाई उस दिन से कुछ कम हो जाएंगे। रूपा खाना बना रही होती है और अपनी सोच में गुम थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। माला जी, ऐरी सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? कब से घंटी बज रही है? बहरी हो गई है? दिखता नहीं है मैं पूजा कर रही हूँ। माला जी इतना कहकर जाप करने लगी।
रूपा दौड़ती हुई आई और दरवाज़ा खोला। अरे सोनम, आप इस समय? सब ठीक तो है ना? सोनम गुस्से से, अरे भाभी, अंदर भी आने दोगी या बाहर ही सब पूछ लोगी? सोनम रोती हुई चिढ़कर बोली जाती है। अपनी बिटिया की बात सुनकर माला जी पूजा बीच में ही छोड़कर आ गईं। माला जी, सोनम सब ठीक तो है? रात के इस वक्त तू अकेली आई है या दामाद जी भी साथ में है? सोनम, अनर्थ हो गया माँ। आपकी बेटी को उसकी सास और उसके पति ने मिलकर धक्का मारकर घर से भगा दिया और कहा, जा अपने मायके में अपनी मनहूस शकल मत दिखाना आज के बाद। माला जी गुस्से में, इतनी हिम्मत उन दो कौड़ी के लोगों की? मुझे तो पहले ही पता था ऐसे ही हैं। पर मनोज के बाबूजी कहाँ माने और तैयार थे शादी के लिए। कहते थे बहुत संस्कारी लोग हैं। दिख गए उनके संस्कार। तुम रो मत बिटिया, आने दे मनोज और तेरे बाबूजी को, फिर देखती हूँ इन लोगों को। रूपा, माँ जी, किसी भी फैसले पर पहुँचने से पहले सोनम से तो पूछ लीजिए क्या बात हुई। सोनम, बताओ ना क्या हुआ। जीजा जी तो काफी सुलझे हुए और सरल स्वभाव के हैं। मुझे नहीं लगता कि वह बिना किसी वजह से इस तरह बदतमीजी से बात करेंगे आपसे। माला जी, हाँ हाँ, तुझे तो सोनम की ही गलती लगेगी। जब से आई है बस हम माँ बेटी के पीछे पड़ी रहती है। रूपा, माँ जी, मैं सोनम से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं। तो बेहतर है आप थोड़ा चुप रहो। बोलिए सोनम, क्या हुआ? तो सोनम फपक कर रोने लगी। भाभी, मेरी कोई गलती नहीं है, आप ही बताइए, किसी पार्टी में जाने में क्या बुराई है? आजकल सभी लेडीज जाती हैं। मैंने बस इतना कहा कि मैं किट्टी जा रही हूँ, मम्मी जी का खाना नौकरानी बना देगी, कोई ज़रूरत हो तो बता देना। आपके जीजा जी बरस पड़े, कहते हैं दिखता नहीं है माँ की तबीयत कितनी खराब है। तुम्हारा रोज रोज का बाहर जाकर पैसा खर्च करना मुझे पसंद नहीं। अब आप ही बताइए, उनकी माँ तो हमेशा से ही बीमार रहती हैं, तो क्या मैं अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दूँ? बोलते हैं तुम जब से आई हो घर में नौकरानी का खर्चा, तुम्हारे अनाप शनाप खर्चे इतने हो गए हैं। मुझे छोटी की शादी भी करनी है। इन सब चीज़ों के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने भी कह दिया, भाभी, कंगालों के घर शादी हुई है मेरी। मेरे तो कर्म फूट गए। एक बीमार औरत, कंजूस पति और कुंवारी ननद के बीच पिस कर रह गई हूँ मैं ऐसे ही रहूंगी, नौकरी कर लूंगी, पर अपने शौक नहीं छोड़ूंगी। इस बात पर इतना सुनाया, भाभी, नौकरी करनी है तो अपने मायके जाकर करो, यहाँ माँ की सेवा करनी होगी, इसलिए मैं आ गई। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। भाभी, कोई वहाँ मुझसे प्यार नहीं करता। रूपा सोनम की पूरी बात सुनकर सोनम के आंसू पोंछते हुए बोली, ऐसा नहीं है सोनम कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, गलती आपकी भी है। माला जी, क्या बोल रही है तू? एक तो वो इतनी परेशान है और तू उसी को गलत बोल रही है। यही संस्कार दिए हैं तेरे माँ बाप ने कि तू अपनी ननद को उल्टा जवाब दे। माँ जी, आप बार बार क्यों मेरे मायके और संस्कार को बीच में ले आती हैं? और माँ जी, आप तो संस्कारों की बात कीजिए मत, क्योंकि ये आपके ही ये संस्कार हैं जो जो सोनम अपना स्वर्ग सा ससुराल छोड़कर लड़ झगड़ कर यहाँ आई है। अगर आपने संस्कार दिए होते तो अच्छे बुरे की पहचान करना आता इन्हें। मैंने तो अपनी ननद नहीं, इन्हें अपनी बेटी माना है। सोनम को 9 साल की थी जब मैं इस घर में आई थी। मैंने उनसे कहा कितनी छोटी है। मुझसे उन्होंने कहा सोनम मेरी बेटी जैसी है।
उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना। और मैंने ऐसा ही किया। रूपा बोली, सोनम क्या गलत कहा है जीजाजी ने? पता है आपको, जब मैं यहाँ आई तब आपके भैया ने साफ कह दिया कि मैं कोई खर्चा नहीं दूंगा तुम्हें फिजूल खर्च के लिए, क्योंकि मेरे सामने दो बड़ी जिम्मेदारियां हैं। मेरे छोटे भाई बहन, पिताजी बीमार रहते हैं, आमदनी का जरिया सिर्फ मेरी छोटी सी नौकरी है। आप लोगों की देखभाल के कारण ही हम लोगों ने कोई बच्चा नहीं सोचा, पर रोज रोज माँ जी के ताने भी सही नहीं लगते थे। कहती थी बांझ है, बांझ ही रहेगी, कोई कमी है तभी तो बच्चे नहीं हो रहे हैं। हाय हमारे कर्म फूट गए, जो ऐसी बहू मिली। तब मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची। मैंने आपके भैया से कह दिया कि समाज मुझे जीने नहीं दे रहा है, अपना फैसला बदल दो, एक बच्चा कर लेते हैं। आपके भाई बहनों की कोई अनदेखी नहीं होगी। तब जाकर गुड़िया मेरी गोद में आई। दिन भर माँ जी के ताने, घर के कामों में लगी रहती हूँ। शायद ही मैंने कभी बाजार का रुख किया हो। मन मार कर रह जाती हूँ। अगर मैं भी आपकी तरह घर छोड़कर चली जाती तो क्या जो स्थिति आज घर की है वो होती? आप अच्छे से जानती हो सोनम, क्या मैंने कभी आपको कुछ गलत समझाया है? प्यार में कभी कोई कमी रखी? आप बहुत किस्मत वाली हैं जो जीजा जी के रूप में आपको बहुत समझदार और आपको बहुत बेइंतहा प्यार करने वाले पति मिले हैं। आप झगड़ा करके तो आ गईं, पर वहां जीजा जी का क्या हाल हो रहा है क्या आप जानती हैं? आपके घर से निकलते ही दौड़ते हुए आपके पीछे आए, पर तब तक आप गाड़ी से निकल चुकी थी। बता रहे थे रूपा भाभी, सोनम शायद आपके पास आ रही है, बहुत गुस्से में है, उससे कुछ मत पूछिएगा, वैसे ही बहुत परेशान है, गलती मेरी ही है। मैं अपनी प्यारी सी पत्नी की छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर पाता हूँ। बहुत असफल इंसान हूँ मैं। बस माँ को खाना खिलाकर दवाई देकर आता हूँ सोनम को लेने। सोनम, क्या भाभी, क्या आप सच कह रही हैं? उन्होंने आपको पहले ही बता दिया था? मेरी कोई बुराई, कोई गलती नहीं बताई, फिर आपने बताने में इतनी देर क्यों की? रूपा, मैं बस आपको समझाना चाहती थी कि रिश्ते खत्म करना बहुत आसान है, पर संजो कर रखना बहुत मुश्किल। तो क्या फैसला किया है आपने? कमरे में आपका सामान रखवा दूं? आपका आराम से रहिए, किट्टी पार्टी कीजिए। सोनम, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं भाभी आप? भाभी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं इतनी नासमझ हूँ, अपने पति को ही नहीं समझ पाई। आप नहीं होती तो शायद आज मैं घमंड के आगे अपना सबसे अनमोल रिश्ता खो देती। थैंक यू सो मच भाभी, आप दुनिया की बेस्ट भाभी हो। रूपा, अरे बस बस दीदी, आपकी इसी मासूमियत भरी बातों से तो जीजा जी आपकी हर गलती नज़रअंदाज कर देते हैं। सोनम, अब कोई गलती नहीं करूँगी, आपकी तरह अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगी। रूपा, यह हुई ना बात, वो देखिए आपको कैसे निहार रहे हैं जीजा जी गेट पर खड़े। सोनम शर्मा गई। तब तक मनोज और उसके पिताजी भी आ गए। पिताजी, अरे माला जी, ये क्या हो रहा है? दामाद जी आए और तुरंत चल दिए। माला जी, कुछ नहीं, बस आज कुछ रिश्ते पक्के हो चुके हैं। किसी के संस्कारों ने आज एक घर बर्बाद होने से बचा लिया। माला जी रूपा को पूर्ण रूप से अपना चुकी थीं। दोनों सास बहू एक दूसरे से लिपटकर
सालों के अपने रिश्ते को प्रेम रूपी माला में पिरो चुकी थीं। माला जी के मुंह से बस इतना ही निकला कि हे ऊपर वाले, मेरी रूपा जैसी बहू सबको देना। रूपा भी अपनी सास को निहारती रह गई। जिस प्यार के लिए वो बरसों से तरसती आई थी, आज उसकी झोली में था। रूपा ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। आज रूपा बहुत खुश थी। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का।